नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सुमित जी, बहुत गहमा गहमी मची हुई है इस वक्त तो महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे ये समझाइए कि नवाब मलिक, जिनके बिल्कुल खिलाफ थी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना, वो तो एनसीपी अजित पवार के टिकट पर मानखुर्द से मैदान में उतर गए। इसको मनमोहन सिंह जी ने कहा था कोलिएशन धर्मा। कोलिएशन की जो युति की अलायंसेस की जो मजबूरियां होती है, दैट इज व्हाट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर। ये हो रहा है। और मजे की बात है कि उसकी बेटी को बाजू में अणुशक्ति नगर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से टिकट मिली है। सो बाप बेटी दोनों ने टिकट लेना सक्सेस किया है। सो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत ज्यादा रोचक और सरप्राइजिंग है कि बाप बेटी दोनों को एक ही कुटुंब में से, एक ही परिवार में से दो लोगों को टिकट मिलना, वो भी बाजू बाजू की दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। और दोनों ऐसे बोले तो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो दोनों में उनको मिले। दैट इज क्वाइट वेरी सरप्राइजिंग। और अजीत पवार ने कैसे किया, क्यों किया, ये एक सबसे पहला सरप्राइज है या शॉक है। दूसरी चीज है कि बीजेपी ने नवाब मलिक के अगेंस्ट में बहुत कुछ कहा था पहले, और बीजेपी के अंदर भी बहुत धमाल हो गई थी। मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि काफी लोग नाराज थे। सिर्फ बीजेपी के अंदर नहीं, बीजेपी के सपोर्टर्स ने तो बहुत ही ओपनली इसको अपोज किया था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि भले अजीत पवार इसको भी कंटेस्ट में रखे, उस नवाब मलिक और उसकी बेटी जीत के नहीं आ सकते, मेरे जितने सोर्सेस है उससे जो पता चल रहा है। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग शरद पवार को ही सपोर्ट करना पसंद करेंगे। और शरद पवार एनसीपी ने अणुशक्ति नगर से स्वरा भास्कर के पति को टिकट दिए, फहद को। यहाँ से भी वो अनाउंस हो ही जाएगा। सो समवेयर दे नो के बीजेपी के साथ जो है उनको तो वोट देना ही नहीं है, तो वोट तो बाय डिफॉल्ट शरद पवार एनसीपी को ही आना है। सो आई थिंक बीजेपी ने ऐसे भी सोचा होगा कि आपको जिसको देना है दे दो, वैसे भी ये सीट आपकी है, तो अब जिसको देना चाहते हो दे दो, फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, वैसे भी वो हारनी ही है। दैट इज द थिंग दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। पर सुमित जी, वहां से जो पाटिल है, सुरेश पाटिल, अगर मैं नाम से ले रही हूँ, सुरेश पाटिल, उनको बुलेट पाटिल कहते हैं उसको। आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर शिंदे शिवसेना और बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है नवाब मलिक के खिलाफ। शिंदे सेना से, यूपी शिंदे के शिवसेना से। आधिकारिक कैंडिडेट सुरेश पाटिल होते, तो फिर वो क्या है नवाब मलिक? वो सिर्फ अजीत पवार के कैंडिडेट। जो मैं समझ पाया हूँ, जैसे ही नवाब मलिक का नाम अनाउंस हुआ, उद्धव ठाकरे ने बाद में एक स्टेटमेंट मारा कि बीजेपी और यूटी ने दाऊद के आदमी को टिकट दी है। ये पहले बीजेपी का ही स्टेटमेंट हुआ करता था कि दाऊद का आदमी है, ये है, वो है, ऑल दैट। तो आई थिंक एक तो वहाँ उनको फेस सेवर का भी काम करना है। दूसरा, वहाँ जो हिंदू वोटर्स है उसको भी कहीं तो भी एक अपॉर्चुनिटी देना ही है, क्योंकि उनके पास तो अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है। दे कैन नॉट वोट फॉर नवाब मलिक ऑल्सो। सो शायद ये एक काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट है कि अपना जो बैलेंस हो वो भी संभाल लो, कि हमें एकदम दाऊद के लोगों का जो आक्षेप डाला है अब उनको ही अपने साथ लेना हो, तो वो वाला चीज संभालने के लिए शायद किया गया है। क्योंकि बुलेट पटेल भी वहां से जीतना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि आतंकवादी नवाब मलिक को हराएंगे हम वहां से। हाँ, तो अच्छी बात है ना, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब एक अलायंस में, स्पेशली व्हेन देयर इज नो आइडियोलॉजिकल अलीजियंस। आज ये जो है महायुति, महायुति इसी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को पूरा सेक्युलर बना ही डाला है, पूरा सेक्युलर बना डाला है। अब उसके लिए थोड़ा भी हिंदुत्व का झोला ओढ़ना से, जेब में भगवा कलर का रुमाल रखना भी शायद उसके लिए हराम होगा। ओके, तो वहां अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। वहां उद्धव ठाकरे के इसके पहले भी लोकसभा इलेक्शंस के वक्त जो आतंकवादी थे
उन लोगों ने उद्धव ठाकरे के लोगों के साथ मिलके, शिवसेना के लोगों के साथ मिलके उज्जवल निकम के अगेंस्ट में कैंपेनिंग किया था। सो उद्धव ठाकरे ने अपना पूरा जो हिंदुत्व का झोला था, जो उसने दिखावे के लिए पहन रखा था, वो उतार दिया था। वहां आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ महायुति में, जहां अजीत पवार कम्स विद अ टोटली अपोजिट आइडियोलॉजी। उसकी विचारधारा पूरी अलग है, और वो वहां से, उसका जो ओरिजिन है वो तो कांग्रेस का ओरिजिन है। ओके, और कांग्रेस का कल्चर क्या है, कांग्रेस के संस्कार क्या है, वो तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब इसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और वो पूरा हिंदुत्ववादी का भी इमेज नहीं ले सकता, और वो कांग्रेस का इमेज छोड़ भी नहीं सकता। और उसके कारण देयर इज अ डाइकोटॉमी, देयर इज अ फ्रिक्शन विद इन द महायुति ऑल्सो, कि बीजेपी करे तो क्या करे। वो एक बात तो हिंदुत्व की बात करती है, दूसरी बात में यहाँ उसका अलायंस पार्टनर है जो मुसलमानों को साथ में ले रहा है, उसके साथ में उसको इवन इस तरह के कैरेक्टर्स जिसके ऊपर बीजेपी ने एक जमाने में लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, उन लोग सबको भी ये करना पड़ता है। सो ये यू नो दिस इज लाइक वो स्टॉर्मी वाटर्स में जो नाव चलती है तूफानी पानी में, तो वो ऊपर नीचे होते रहेगा, और ये एक डाइकोटॉमी बीजेपी को मैनेज करनी ही रहेगी। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर बीजेपी, लेकिन वो कर रही है। पर सुमित जी, लोकसभा चुनाव में जिस फायदे को ध्यान में रखकर अजीत पवार को अपने साथ जोड़ा था एनडीए ने, बीजेपी ने, वो फायदा तो उनको मिला नहीं, उल्टा खामियाजा एग्जैक्टली। भुगतना, उनका अपना वोटर नाराज रहा। और अब इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करके तो वोटर और ज्यादा कंफ्यूज होगा। आई थिंक इससे आप दूसरे मेरे सूत्रों से मुझे पता चल रहा है, ये एक तरह से एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो रहा है, इससे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। बिकॉज सी, अगर हम लोगों से भी बात करें, और मैं सिर्फ भाजपा के अंदर के सूत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया के कुछ काफी अच्छे लोगों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिक्स को एज अ लेमैन फॉलो करते हैं, आम आदमी करके फॉलो करते हैं, कुछ लोगों के पॉलिटिकल अलीजियंस अपने से, यानी एकदम इंडिपेंडेंट साइड में, अपने साइड में, कुछ लोगों के भाजपा के साइड में, कुछ लोगों के अपोजिट साइड में है। इवन अपोजिट साइड के लोग बोलते हैं कि भैया इससे तो भाजपा को नुकसान हुआ है, आप जिसको गाली दे रहे हो उसको ही साथ में लोगे। और ये मुझे इंडिपेंडेंट लोगों ने बताया कि हम अब क्या करें। और भाजपा के लोगों से जब मैं बात कर रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि भैया मैं अब क्या मुंह दिखाऊं। मैंने ही उनको गाली दी। ऐसे लोग बोलते हैं कि भाजपा के सपोर्टर के, जब जो बंदे को हमने गालियां दी है, रोज उसके बारे में ट्वीट करते थे, वही बंदे को अब हमने सपोर्ट करना पड़ रहा है। प्लस जो आरोप लगाए थे वो सबको अब रिवर्स करके, इसमें क्या हुआ है, काडर से लेके ऊपर तक सब लोगों को तकलीफ हुई है बीजेपी में। ये तो बकायदा प्रूवन फैक्ट है अब। तो आई थिंक अब ऐसा है कि ये सब मैनेज करके निकल दो, खुद का भी एक कैंडिडेट लगा दो। एकनाथ शिंदे को और एक सीट मिल गई, जीते हारे वो अलग बात है, जीत गए तो अच्छी बात है, हारना तो है ही, जीते तो लॉटरी है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट चलते रहेगा, और बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल भी है, जितना मैं समझ पाया हूं, कि इसे वो कैसे अपने हिंदू वोटर्स को भी संभाल के रखे। आज बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंज है उसका जो हिंदू वोटर बेस है, उसको भी तो संभालना है। सबका साथ सबका विकास एक्चुअली फेल गया है। बीजेपी को लगा अजीत पवार को लाएंगे तो मुस्लिम्स उनके साथ आएंगे, मुस्लिम्स उसके साथ आने से रहे। उल्टा 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में शरद पवार ने उसको बारामती में अटका दिया। एक से बिल्कुल। सुनील तटकरे को छोड़ के एक भी सीट नहीं आई, क्योंकि अजीत पवार को उसने बारामती में पूरा टाइम कैंपेन करने को लगाया, तो आजू बाजू भी कुछ नहीं हो पाया। सो अजीत पवार का डिसीजन हैज बीन अ चैलेंजिंग डिसीजन फॉर बीजेपी। लेकिन आप ये सोचिए कि अजीत पवार की क्या मजबूरी है कि बाप बेटी दोनों को टिकट थमा दिया? उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे क्या? मुझे भी वो समझ में नहीं आया, वेरी डिफिकल्ट टू असेस। अभी तक मेरे पास कोई न्यूज नहीं है इसके बारे में कि क्या कारण है। इसके अलावा खुद अजीत पवार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी तो उनके भतीजे रोहित पवार को उतार दिया है चाचा ने, और फिर उसके बाद हाँ, स्टेटमेंट रोहित दे पवार दिया ने उसके सगे भाई के बेटे को, उसके अजीत पवार, सुमित जी, कि मैंने तो गलती की थी अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ उतार कर, लेकिन ये गलती चाचा को नहीं करनी चाहिए थी। सी, अब ये सब फैमिली के अंदर क्या चल रहा है
ये एक अलग है, क्योंकि बहुत बार फैमिली के अंदर जो बातें होती है और बाहर जो आता है, अभी शरद पवार ने स्टेटमेंट भी मारा है कि घर को तोड़ के पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरे करने चाहिए क्या, ये स्टेटमेंट किया है शरद पवार ने। तो ये घर के अंदर तो चल रहा है। इसी इम्पोर्टेंट है इसके बारामती किसको वोट देता है, और ये अजीत पवार के लिए भी मेक और ब्रेक सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो असेसमेंट्स हो रहे हैं 15 से 20 सीट अजीत पवार को आ रही है। ओके, 53 सीट्स में से रफली 15 से 20 सीट। अब 15 से 20 सीट में तो उसका स्टैंड, पहले तो 40 सीट थी तो वो डिप्यूटी सीएम बन भी पाए, अब 20 सीट पे वो क्या करेंगे। और अगर उनको डिप्यूटी सीएम बनाया, क्योंकि ही इज अ लीडर ऑफ अ अलायंस पार्टनर पार्टी, तो उसका वेटेज कितना रहेगा, ये सब अब ग्रे एरियाज है, क्योंकि अजीत पवार का खुद का सर्वाइवल अभी संभाल के भी रखना जरूरी है। इंडिपेंडेंट सर्वे भी तो हुए हैं, वो क्या कहते हैं इस वक्त? सी इंडिपेंडेंट सर्वेज जो हुए उसमें से कुछ जिसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, उसमें बीजेपी 3 महीने पहले हालत बहुत खराब थी। जुलाई में जो सर्वे हुआ था, एनडीए का वोट शेयर 35% था, 35%, और इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर 41% था, 41%। अभी 3 महीने में उन्होंने जो एक के बाद एक गलती की है, और सामने बीजेपी वालों ने जो काम ठीक से किया, बीजेपी वालों ने जो अलायंस स्टिच बराबर किया, अब एनडीए का, महायुति का वोट शेयर 40% हो गया है, और एमबीए का वोट शेयर 39%, 39% है। तो 2% की यहाँ घटत हुई है, यहाँ 5% बढ़त है, और इसका इम्पैक्ट सीट्स पे भी आ रहा है। पहले जहां बीजेपी को लोग 65-70 सीट दे रहे थे 3 महीने पहले, आज वहां रफली 75-80 सीट आने के चांसेस है बीजेपी के, और महायुति को आराम से मेजोरिटी मिल जाएगी, जबकि 3 महीने पहले महायुति का टोटल नंबर 122 था। आज सिचुएशन इवन, और तब 3 महीने पहले महाविकास आघाड़ी के पास 164 सीटें आ रही थी, आज वो कम होके रफली 135 सीट के पास आ गई है। तो सिचुएशन उनके लिए काफी खराब है। उसका दो बड़े रीजंस है। एक तो जो गलतियां बीजेपी ने और एनडीए ने लोकसभा चुनाव के वक्त की थी, वो सब गलतियां महाविकास आघाड़ी ने अभी की है, क्योंकि तब 400 पार का नारा चल रहा था, तो बीजेपी वालों ने भी बहुत कॉन्फिडेंस में थे, उसके कारण अलायंस पार्टनर जो थे वो भी बहुत कॉन्फिडेंस में थे, सब लोग ने झगड़ा किया ज्यादा सीट लेना ये वो, क्योंकि अब बीजेपी का वेव है तो हम जीत जाएंगे उसके जोर पे करके सब लोगों ने सीट भी मांगी। वो झगड़े चलते रहे, आपको पता है लास्ट दिन तक उन लोग ने नाम नॉमिनेशन एक दिन पहले हुआ था, ऐसा सब सिचुएशन था भाजपा में। भाजपा के लोग भी उतने ही कंफ्यूज थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और तब कांग्रेस के पास उतने लोग भी नहीं थे, प्लस उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक आगे बढ़ाने के लिए मैक्सिमम सीट्स उद्धव ठाकरे को दे दी। उसमें उद्धव ठाकरे का ईगो भी बैलेंस हो गया, और एकनाथ शिंदे के सामने कंपटीशन क्रिएट करने वाला सिचुएशन भी क्रिएट हो गया। अब आज जो सिचुएशन है, आज कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और भाजपा वालों में देखें तो भाजपा वालों में एक कॉशियसनेस है, जो लोकसभा चुनाव के वक्त जो झटका बैठा है उससे उनको काफी सीखने को मिला है। उसके साथ में जो सर्वेज आए उससे अलायंस पार्टनर्स को भी पता चल गया कि भैया योगी जी जो वोटर्स के लिए बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो पार्टीज के लिए भी साथ में बैठ के अच्छे से काम करो, नहीं तो बटोगे तो कटोगे वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर आ रहा है। तो दैट इज समथिंग जिसके कारण पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। एमबीए की जो बहुत अच्छी परिस्थिति थी वो काफी डामाडोल है। और सुमित जी, दूस हाँ जी। जैसे आप कह रहे थे ना कि जो ये इंडिपेंडेंट सर्वे है इसमें
बीजेपी को 75 से 80 सीटें आते दिख रही हैं, लेकिन बीजेपी पिछली बार 105 सीटें थी बीजेपी के पास। इस बार बीजेपी 140 के आसपास सीटों पर लड़ रही है ना, 153 सीट 153 पर लड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि 70-75 ही आ पाएंगी। सिर्फ 75 तो आने चाहिए, 75-80 आने चाहिए। लेकिन देखिए अब क्या हो गया मालूम है, समय के साथ क्या चेंजेस हो गए हैं। इस एक तो जो एकदम वो हेवी वेव था, वो वेव तो डेफिनेटली कम हुआ है। भाजपा वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो 2019 के टाइम में मोदी जी की लहर थी, भाजपा की लहर थी, वो थोड़ी बहुत तो कम हुई है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल गांधी ने भी अपना जो पूरा मुस्लिम वोटर बेस है उसको पूरा लाइन अप कर डाला है, उसने प्राइम अप कर डाला है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। आप राहुल गांधी के ऑप्टिक्स देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जब कर्नाटक केरला से पास हो रहा था, कर्नाटक में आया, उसने फोटोग्राफ्स क्या डाले, दो लड़कियां हैं जिसने हिजाब पहना है, एकदम छोटी 4-5-6 साल की लड़कियों ने हिजाब पहना है और राहुल गांधी उसके साथ चल रहे हैं। इनडायरेक्टली उसने एक साइलेंट मैसेज ये दिया कि आपका कुछ भी रिग्रेसिवनेस होगा रिलीजन के अंदर, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको प्रमोट करूंगा। तो मैसेज था मुस्लिम समाज के लिए कि भाई हमारी जो भी बातें हैं राहुल गांधी तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, वो तो प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मुस्लिम्स में जो वोट बंटने का और वो सब होता था कि एआईएमआईएम को दो, इसको दो, उसको दो, जो स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती थी कि यहाँ अगर कांग्रेस जीत रही है तो कांग्रेस को दो, और कोई जीत रहा है जो बीजेपी को हरा सकता है तो उसको दो, वो सब कर्नाटक और तेलंगाना इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि वो पूरा खत्म हो चुका है। आप हार रहे हो तो भी हम आपको वोट देंगे, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर डाली है। अब ये सब जो सिचुएशन है इसके बीच में भाजपा को चैलेंजेस है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी भी क्रिएट होता है, क्योंकि मुस्लिम्स एक साथ मिलके एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। पहले वो थोड़ा बंटता था तो उसका बेनिफिट भी बीजेपी को होता था, जो अब इस वक्त उतना नहीं होगा। दूसरी चीज है कि ये तीसरी टर्म है बीजेपी के लिए, और उसमें 2.5 साल ही गवर्नेंस के लिए मिला है। तो 2.5 साल के अंदर जो करना था उसके अंदर भी उन्होंने गलती की है भाजपा ने, के साथ में अजीत पवार को लिया, ऊपर से उनके ऊपर लांछन भी है कि शिवसेना को तोड़ा। तो एकनाथ शिंदे के ऊपर भी वो लांछन है, वो लांछन भाजपा पे भी थोड़ा बहुत जाता है। तो वो सब भी नेगेटिव फैक्टर्स तो आ ही रहे हैं ना उनके साथ इसमें। लेकिन तो जो उसके कारण लाडली बहना योजना, इससे फायदा हुआ बीजेपी को? इससे कुछ खेल खेल एक्चुअली बदला? बहुत ज्यादा फायदा, 50% से ज्यादा फायदा तो मुझे लगता है यार 50% पकड़ लो, वो लाडली बहना के कारण हुआ है, और 50% एमबीए की गलतियों के कारण हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पैसे आइडेंटिफाई करके दिया गया है, ऐसे बोले तो ये भी खटाखट ठकाठक स्कीमी हुई भाजपा की। सब राहुल गांधी ने किया तो खटाखट ठकाठक हो गया, तो भाजपा ने किया तो भी वही होता है ना, खटाखट ठकाठक ही है। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट हुआ है कि आउटरीच हुआ है, और अब देवेंद्र जी का भी नाम अच्छा हो गया, देवाभाव बन गए हैं वो बहनों के। यहाँ एकनाथ शिंदे ने भी उसका प्रमोशन अच्छे से किया है, तो वहां आउटरीच बहुत अच्छा हुआ है, तो महिलाओं में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट सर्वेज आर टेलिंग। पर सुमित जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की ठकाठक या खटाखट खटाखट जो भी थी, वो तो फ्यूचर में प्लान था कि अगर हम जीतेंगे तो देंगे। इन्होंने तो दे दिया ना, दे यस। दिया। तो फर्क है ना कि जो जेब में चला गया पैसा, वहां तो आना था, होना था, फॉर्म भरवाए गए, कितनी नौटंकी की गई, और वो सबको पता था कि क्या होगा उसका, वही हुआ। वहां तो लोगों ने ही समझ लिया कि ये सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन अगर इनका उम्मीदवार जीत गया तो हमको तो मिल ही जाएगा। यही वजह थी ना कि हमने अगले दिन देखा बुर्का पहने हुई महिलाएं कितनी लाइन में खड़ी थी, 8,500 हर महीने लेने के लिए। यस, वो सेम सिचुएशन, लेकिन यहाँ क्या मालूम है, उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अभी 4 महीने हो गए स्कीम के, और उसका एग्जीक्यूशन को 2.5 करोड़ एनरोलमेंट्स हुए हैं। तो 2.5 करोड़ महिलाओं को, किसी को, सबको 4 महीना पकड़ो तो आज कुछ नहीं तो 15,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं इसमें। तो सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने एग्जीक्यूशन करके दिखाया कि हम ये पेमेंट कर सकते हैं, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास वो सिस्टम्स है जिससे हम ये मैनेज कर सकते हैं। और शायद उसके कारण ही एक पॉजिटिविटी उनके लिए बिल्टअप हुई है। अगर हम महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को जरूरत से ज्यादा मिल गया वहां पर? इतनी सीटें तो कभी उन्होंने खुद ना सोची हुई कि उनको मिलेंगी, और मिल भी गई। उद्धव ठाकरे जैसे नसीब बहुत कम लोगों के होते हैं। एक जमाना था जब वाजपेयी जी
मातोश्री जाते थे, अडवाणी जी मातोश्री जाते थे, अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सब लोग मातोश्री जाते थे, देवेंद्र जी मातोश्री जाते थे। ही वॉज जस्ट अ लोकल रीजनल लीडर जिसका महाराष्ट्र में ऐसे बोले तो कोकण और मराठवाड़ा ये दो रीजन्स अगर छोड़ दिया तो उसका उसके बाहर कोई स्टैंडिंग नहीं था। आज भी उसका स्टैंडिंग जो है वो ये दो ही रीजन्स में है, लेकिन उसको इतना महत्व दिया गया। तो अब कांग्रेस ने भी वो कंटिन्यू किया है, जो कि एक बात हालांकि ये है कि लोग उसको मिलने नहीं जाते, उसको सब जगह मिलने जाना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह से पूरा नेगोशिएशन हुआ है, लास्ट टाइम तो कांग्रेस के पास मैंने सुना कि लोग नहीं थे उतने, तो उन्होंने शिवसेना को दे दिया कि तुम खुश हो, तुम्हारा भी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते। ओके, और कांग्रेस ने कौन से जो उनके स्ट्रॉन्ग सीट्स नहीं थे वो सब दे दी उनको। ओके, तभी उनका सक्सेस रेट भी कांग्रेस का सेकंड हाईएस्ट था। शरद पवार ने तो अपना बेस्टियन ही अपने पास रखा था, जो मराठी में उसको बाले किल्ला बोलते हैं, यानी बच्चों का जो गढ़ होता है, कि वहां तो कुछ उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसको इसके बेसिस पे इसने नेगोशिएट हेवी किया है। प्लस इसके पास एक मराठी वोटर बेस का क्रिटिकल वोटर बेस है जो अभी भी बाल ठाकरे को मानता है। वो जो पूरी विचारधारा है मराठी मानुस की, तो उसके बेसिस पे ये नेगोशिएट भी नहीं कर, नेगोशिएट बहुत अच्छे से कर पा रहा है। और कांग्रेस को भी उसके सामने झुकना पड़ा है। अब आप देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। विदर्भ में शिवसेना की कोई स्टैंडिंग नहीं है, उसने विदर्भ में 8 सीट मांगी, टोटल 62 सीट है विदर्भ में, उसने वहां से 8 सीट मांगी। यानी एक जो हार्ड नेगोशिएटर होता है ना, मैं आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपको और आपके जो दर्शक है, महिलाएं जब सब्जी खरीदने जाती है या कपड़े खरीदने जाती है, सामने वाला बोलेगा 15,000 रुपए का सूट है, तो उन लोग 1,000 रुपए से नेगोशिएट चालू करते हैं। वो स्किल उद्धव ठाकरे में भी है। और दूसरी एक बहुत अच्छी स्किल उसके पास है कि वो मराठी में कहते हैं टोमणे, टोमणे यानी टॉन्ट मारना, वो भी वो बहुत अच्छे से, ये दो महिलाओं की बहुत अच्छी स्किल्स उसके पास है। ये सुनकर उद्धव ठाकरे पता नहीं खुश होंगे या नाराज हो जाएंगे कि उनके पास ये महिलाओं फेमिनिज्म जैसी का सपोर्ट है। है। तो लेकिन ही ये बताइए, नेगोशिएटेड ही, एक उद्धव ठाकरे से केस स्टडी लेना चाहिए कि उसने नेगोशिएट बहुत अच्छे से किया है और बहुत स्ट्रांगली किया है, बहुत हार्ड नेगोशिएशंस किया है। ये एक लेकिन बहुत अच्छी बात है। लेकिन महायुति में ये बात एकनाथ शिंदे पर भी लागू होती है। उन्होंने भी बहुत हार्ड बार्गेनिंग की है, ऐसी सीटें ले ली है जहां पर पहले बीजेपी का कब्जा था। यस, अरे वो तो हुआ है। जैसे आप देखिए मुंबा देवी सीट ट्रेडिशनली तो बीजेपी की सीट हुआ करती थी। जहां से एक एनसी गलती, शायद खड़ी हो रही है। हाँ, वहां से शाइना खड़ी हो रही है। और वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता है अतुल शाह करके, वो 2014 में लोकसभा सॉरी विधानसभा इलेक्शंस में लड़े थे, तब तो शिवसेना और बीजेपी अलग थी, तो हार गए। उसके बाद में 2019 में वो सीट अलायंस था, इसलिए इसको दे दी शिवसेना को। अब एकनाथ शिंदे की बॉम्बे में कोई उतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है, थाना ही इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ उसकी कोई फॉलोइंग नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि शिवसेना को दिया था, तो अब मुझे मिलना चाहिए करके उसने ले लिया है, वैसा है। लेकिन लेकिन मुझे क्या लग रहा है, इसके अंदर दूसरी एक चीज देखनी चाहिए जी, कि बीजेपी ने भले सीट उनको दे दी हो, लेकिन कैंडिडेट खुद का खड़ा किया है। हाँ, मतलब ये भी बड़ा तो कंफ्यूजन वाली बात है सुमित जी की बीजेपी की प्रवक्ता शाइना शिंदे की पार्टी से वहां खड़ी हो रही है। हाँ, तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाता है ना, कि आपको सीट चाहिए आप लो, लेकिन वहां बंदा हमारा खड़ा करो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस के भाई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सीट आप सेटिस्फाई रहो। अगर शाइना एनसी जीतती है तो आपके पास ही आना है, काउंट तो आपका ही बढ़ने वाला है। तो वो एक बहुत अच्छे से उन लोग का इस वक्त है ना, वो एक अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। पर अगर महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने क्या कांग्रेस को फिर से किनारे लगा दिया है? क्योंकि शरद पवार ही कहा करते थे, उनका एक स्टेटमेंट है कि पुरानी हवेली जैसी जर्जर हालत हो चुकी है कांग्रेस की, कौन पूछता है उसको। तो
स्ट्राइक रेट अच्छा होने के बावजूद कांग्रेस को सीटें देखो सबके बराबर ही मिल रही है लगभग। एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि शरद पवार ने ही उद्धव को शायद थोड़ा लीवे दिया हो, थोड़ा एनकरेजमेंट दिया हो, जिससे, क्योंकि सी पहले जब नंबर्स थे, पहले इट वाज एक्सपेक्टेड कि कांग्रेस कुछ नहीं तो 120 125 सीट लड़ेगी। 120 125 सीट पे उसको कुछ 75 80 सीट आने की संभावना थी। तो वो नंबर 1 पार्टी थी। आज से 3 महीने पहले बीजेपी वॉज नंबर 2 पार्टी और कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। आज सिचुएशन ये हो गई कि उसकी 120 के बदले आज 100 के आसपास 102 सीट पे लड़ रही है। 102 सीट पे लड़ रही है तो उतना उसके हाथ में से सीट जाने भी वाली है। तो आज वो नंबर 2 पार्टी हो गई, फ्रॉम नंबर 1 पार्टी वो नंबर 2 पार्टी पे आ गई है। और उसका बेनिफिट ये हो जाता है, ज्यादा बड़ी भी हो जाती है कांग्रेस तो उससे नुकसान शरद पवार को ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो लीवे है, जो हैंडल है। सी शरद पवार की जो स्टैंडिंग है वो 3.5 जिलों के बाहर नहीं है, जबकि कांग्रेस का आप देखें तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र में उसका स्टैंडिंग है, ईस्टर्न और वेस्टर्न विदर्भ में उसका स्टैंडिंग है, बॉम्बे में थोड़ा बहुत स्टैंडिंग हुआ करता था, ओके, मराठवाड़ा में उसका स्टैंडिंग है। तो ऐसे बोले तो पुणे डिवीजन में उसका स्टैंडिंग है। तो कांग्रेस इज लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड के सब जगह उसका कुछ ना कुछ तो है ही है, ओके, एकदम ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट कहीं भी नहीं है कांग्रेस। लेकिन अब उसकी सीट्स कम हो जाएगी तो थोड़ी शरद पवार को भी स्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। एक चीज जो हमने देखी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर पूरे मुंबई में पोस्टर लगे हुए थे, बटेंगे तो कटेंगे ये वाला, और उसके बाद हमने देवेंद्र फडणवीस का एक कल का भाषण बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो भी बड़े खुलकर बोल रहे हैं औरंगजेब को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है। मतलब पहले और मतलब जैसे कहते हैं खुले आम एक तरह से धमकी दी है, चेतावनी दी है ओवैसी का नाम लेकर। ऐसे तेवर तो देवेंद्र फडणवीस के मैंने शायद पहले कभी नहीं देखे थे कि वो इतना ओपनली इतना खुलकर बोलेंगे, इतने जोश से बोलेंगे कि वो और होंगे जिन्होंने तलवारें अपनी म्यान में रख ली होंगी। हमारी तलवारें तो अभी भी बाहर है। सी देवेंद्र फडणवीस की जो पर्सनालिटी है बहुत ही मृदुल स्वभाव, मृदुल भाषी पर्सनालिटी है उनकी। लेकिन अब उनको भी एक चीज पता चल रहा है, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस पे बहुत आक्षेप हुए थे कि बहुत सेक्युलर है, ये नहीं करता, क्योंकि ही इज वेरी लेवल हेडेड। और बॉम्बे में जो सिचुएशन है वो यूपी जैसी नहीं है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बुलडोजर चला देवे, लेकिन यूपी में बुलडोजर चलाना आसान है, मुंबई में बुलडोजर चलाना आसान नहीं है। आज बहुत सारे सिचुएशन है, आप देखिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज के तारीख में बीकेसी, जो कि भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, बॉम्बे, महाराष्ट्र की इनकम का मेजर सोर्स बीकेसी पे आ रहा है, जीडीपी का और टैक्स के रेवेन्यू का। उसके दोनों साइड में एक बांद्रा एक कुर्ला। अगर देवेंद्र जी योगी जी की तरह एकदम फुल फ्लेज यहाँ बुलडोजर चला दिया, उधर बुलडोजर चला दिया, और अगर 1-1 लाख लोग रास्ते पे आ गए, पूरा चक्का जाम कर दिया रास्ते का, तो शायद मोदी जी को माफी मांगने के लिए मुंबई आना पड़े कि भैया माफ करो, रास्ता खुला करो, हमें फाइनेंशियल मार्केट चलाए रखनी है। तो देवेंद्र जी बहुत सोच के बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेने वाले हैं। और सिचुएशन बदल जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि योगी जी मैच्योर डिसीजन नहीं ले रहे, वो डेफिनेटली ले रहे, लेकिन वो परिस्थिति वहां उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वहां उतना कोई हेवी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है जिसको सैबोटाइज किया जा सकता है, तो इट बिकम्स इजी, ओके। यहाँ वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ लैंडलॉक्ड है। अब बीकेसी में जाइए, 3 एंट्रेंस है, एक बांद्रा की तरफ से, कुर्ला की तरफ से, एक कलीना की तरफ से। कलीना के एंट्रेंस के पास भी एक मस्जिद है, तो आगे से कुर्ला के तरफ के रास्ते पे भी वहां पूरा पंचर रिपेयर ये वो सब दुकानें हैं। तो देवेंद्र जी ये सिचुएशन का हैंडल करते हैं, लेकिन क्या है, लोगों को उतना समझ में नहीं आता है, तो उन लोग क्या बोलते हैं कि हाँ देवेंद्र फडणवीस तो सेक्युलर हो गया है, ये है वो है। तो कहीं अब उनको भी पता चला है कि सॉफ्ट और बैलेंस स्टैंड लेने से शायद लोग, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो बिल्कुल। वो एक, और जो सबका साथ सबका विकास तो फेल हो गया, वो डायलॉग इज टोटली फेल। 70-80 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार ने टैक्स पेयर्स के पैसे जो मुसलमानों के बेनिफिट के लिए दिए थे, उसके सामने उन लोग के तो अभी बीच में कहीं एक महाराष्ट्र में से ही स्टेटमेंट था कि उनको सब कुछ मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, उसको पैसे मिले हैं, उसको आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन भाई हम तो उनको ही वोट देंगे क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ है। तो अब सबका साथ सबका विकास को रखना मुझे लगता है भाजपा की इमेज के लिए भी नेगेटिव है।
तो वो उनको पता चल गया, उनको फीडबैक मिला है। मुझे लगता है जो भाजपा ने खुद के सर्वे किए होंगे उसके अंदर उनको फीडबैक मिला होगा, सो दे आर चेंजिंग द कोर्स। और सबसे बड़ी वजह ये भी है ना कि जब योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद आप देखिए आरएसएस में मोहन भागवत ने भी ऐसा ही कहा, फिर पीएम मोदी ने भी कहा कि अगर आपको जो बांटने वाले वही महफिलें सजाएंगे, तो वो जो मैसेज था डाउन द लाइन चला गया है। और सीधी सी बात है, फिर ये मैसेज तो देवेंद्र नहीं, फडणवीस एंडोर्समेंट आ गया है। आई भी। थिंक ये एक पॉलिसी स्टैंड है, क्योंकि जिस तरह से ये इलेक्शन लोकसभा चुनाव में वोट्स गिरे हैं, मत गिरे हैं, जिस तरह का पूरा पॉलिटी शेपअप हुआ है, राजकारण बना है, जिस तरह से मुस्लिम समाज ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, तो भाजपा को भी खुद का स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कब तक वो मिथ्या में जिएंगे, बिल्कुल। वो वो बोलते हैं ना क्या, मिराज को चेस करेंगे कि हम मुस्लिम्स हमारे साथ में आएंगे, हम मुस्लिम्स हमारे साथ में आएंगे, वो होने वाला नहीं है। सो दे हैव टू बी प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक और टेक अ प्रैग्मेटिक कॉल। तो वो अब दिखाई दे रहा है। पर आप सोचिए कि इस स्टैंड से कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, ये जो स्टैंड है, ये स्टेटमेंट है योगी का, इसको देख के कितना नेगेटिव, मतलब बाकी लोग कितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब वो मुसलमानों को एकजुट होकर वोट जिहाद करने के लिए कहते तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर हिंदू एकजुट होकर वोट करेंगे बीजेपी के लिए तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। आप सोचिए किस तरह की नहीं, लेकिन राजनीति है। ये राजनीति तो 1947 से चल रही है कि मुस्लिम पड़ोसी, पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, हम्म। और तब कांग्रेस को लार्जली हिंदू पार्टी देखा जाता था। और उसमें भी गांधी हत्या के बाद जिस तरह से जनसंघ, पहले हिंदू महासभा, उसके बाद में जनसंघ को एक नेगेटिवली देखा जाता था, आरएसएस के साथ के उसके कनेक्शंस के कारण उसको नेगेटिवली देखा जाता था। उसके कारण हिंदू उनसे उतने खुश नहीं थे और कांग्रेस के साथ बैलेंस हो जाता था। लेकिन तब भी कांग्रेस ने वही किया है। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। दूसरा, कांग्रेस बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग बन गई है, तो वो भी लोगों को दिखाई दे रहा है। और एक है न्यूटन का एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन और कंसोलिडेशन को सेक्युलरिज्म बोलेंगे, हाँ, और वो करने जाएंगे सेक्युलरिज्म के नाम पे, तो सामने काउंटर पोलराइजेशन होना ही है, और वो हो रहा है। बिल्कुल वही हो अगर रहा। राहुल गांधी इस्लामिक रिग्रेसिवनेस, कंजर्वेटिवनेस तो चलता है, लेकिन रिग्रेसिवनेस को सपोर्ट करने जाए, आज अगर कोई महिला घूंघट पहनेगी तो उसको रिग्रेसिव बोलते हैं, तो फिर हिजाब क्या है? हिजाब तो घूंघट से भी ज्यादा ये है। ओके, अगर मंदिरों में जाना महिलाओं के लिए बोले जाएगा कि ये दिनों में नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, वो शबरीमाला में नहीं जा सकते, लेकिन मुसलमान औरत तो कभी भी जा ही नहीं सकती। मस्जिद में जा ही नहीं सकती। उसके बारे में अगर नहीं बोला जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, ये सब रिग्रेसिव मूव्स को, फोटो निकाले जाए उस तरह से, ओके, ट्रिपल तलाक जैसी चीज को सपोर्ट दिया जाए, ओके, हलाला के विरुद्ध में कुछ बोला ना जाए, ओके, तो फिर धीरे धीरे सामने काउंटर पोलराइजेशन होना ही है। इट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ आइंस्टाइन। इसको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुमित जी यही है कि महाराष्ट्र में बहुत जगहों से ऐसी स्टेटमेंट मुसलमानों की आ रही है, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल है जहां उनको सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट जन जन तक पहुंच रहा है ना, इसमें तो कोई नैरेटिव सेट करने की भी जरूरत नहीं। लोगों को समझ में आ रहा है, बीजेपी को भी समझ में आ रहा है, उनके नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि कितने दिनों तक उनकी पूजा करेंगे। अगर वो एग्जैक्टली। अभी भी मिनट लगाकर बैठे कि वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, तो फिर ये तो होना ही है। और इट्स हाई टाइम कि बीजेपी शुड रियलाइज दिस। नहीं, लेकिन अब बीजेपी में मुझे जो लग रहा है, अब शायद मोदी जी भी सबका साथ सबका विकास वाला स्टेटमेंट कभी गलती से नहीं मारेंगे। बिल्कुल। और अब अब वो देखते हैं। शक्य ही नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने भी देख लिया कि सबका साथ सबका विकास इज अ फैलेसी, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिराज। दो समाज को एक साथ मिलाने का काम पॉसिबल ही नहीं है। ये पानी और तेल जैसा अलग ही रहने वाला है। उनका एजेंडा अलग है, अपना एजेंडा अलग है। तो बिल्कुल। अब ये पूरा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि अगर किसी की अंत्येष्टि हुई है, तो ये सबका साथ सबका विकास वाले स्लोगन की अंत्येष्टि हुई है। और अगर बिल्कुल। बीजेपी ये समझी नहीं है, या बीजेपी के कुछ लोग समझ नहीं पाए, तो आई थिंक वो अभी भी मिथ्या में जी रहे हैं। उनको या तो किसी ने जागाना पड़ेगा,
या तो उन लोग ठोकर खा के जानेंगे। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब शायद लोगों को समझ में आ गया है कि वो जो गंगा जमुनी तहजीब वाला जो भाईचारा था, वो गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, उधर से कुछ नहीं है, तो हमारा ही है वो भाईचारा, हमें आपस में साथ में रहना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं को एक साथ रहने की जरूरत है, वरना बंटोगे तो कटोगे, और इसी का ही असर यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ होगा, चुनाव के बाद भी बहुत कुछ होना है, अभी तो किस तरह ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति पर जो बारीकी से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, सुमित जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को।